All right, we are starting the discussion of reading passage 2 of academic paper, reading paper number 1. So as I told you in the first passage of the same paper, we should immediately read the title of the passage. Like यहाँ पे लिखा हुआ है zoo conservation programs. तो zoo हमें पता ही है कि क्या होता है, और कंजर्वेशन मतलब उनको बचा के रखना. ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो ये पूरा हमारा यहाँ पे पैसेज दिया हुआ और इसमें एंड में दिए हुए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 16 to 22. जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हैं हमारे यस नो नॉट गिवन. ठीक है, और एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, एंड देन उसके बाद 26, 27 और 28 ये हमें A to F फैक्टर्स कुछ दे रखे हैं. ये देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, तो इसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा मे बी, तो इस पे बाद में आएंगे. तो ये है हमारे क्वेश्चंस. अब हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना वन बाय वन. 16th क्वेश्चन, लंडन जूज एडवर्टाइजमेंट्स आर डिसऑनेस्ट. लंडन जूज एडवर्टाइजमेंट्स डिसऑनेस्ट, ये हमारे कीवर्ड्स हैं. ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में चलते हैं और चेक करते हैं. ये स्टार्टिंग में आ गया हमारा कीवर्ड, दैट इज लंदन जू. और दूसरा हमारा कीवर्ड क्या था? एडवर्टाइजमेंट्स. तो ये एडवर्टाइजमेंट्स भी लिखा हुआ. अब हमारा फोकस होना चाहिए इस वर्ड पे कि वो डिसऑनेस्ट है. तो चेक करते हैं सेंटेंस को. वन ऑफ लंदन जूज रीसेंट advertisements caused me some irritation, so patently did it distort reality. डिस्टॉर्ट रियलिटी का मतलब क्या होता है? रियलिटी को तोड़ मरोड़ के दिखाना या गलत वे में पेश करना. तो ये बिल्कुल मैच करता है हमारे कीवर्ड के साथ, दैट इज डिसऑनेस्ट. बिकॉज ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बता देना. ठीक है, या उसको वैसे ही दिखा देना. पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी को. और पेटेंटली का मतलब होता है जैसे उनके पास कोई लीगल राइट है ऐसा करने का. ठीक है ना. पेटेंटली, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैसेज की जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो मैंने पेटेंट आपको मीनिंग बताया था. ये देखो कितना कॉमन है, अभी सेकंड पैसेज में ही आ गया. पेटेंटली का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज के ऊपर लीगल राइट ले लेना. तो यहाँ पे उसने बड़े फिगरेटिवली बोला है कि लंदन जू की रिसेंट एडवर्टीजमेंट से मुझे बड़ी इरिटेशन हुई. वो ऐसे डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी को जैसे कि उनका हक बनता है करना. तो विच मीन्स इज नॉट हैप्पी. इवन इरिटेशन वर्ड भी हमें क्लू दे रहा है दैट इज नॉट हैप्पी विद इट. सो आंसर क्या होना चाहिए फिर हमारा इसका? यस. तो अब हम यहाँ पे आंसर एंटर करेंगे एंड आप अपना आंसर कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? ऑन योर आंसर शीट. ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है साथ साथ करना. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago. तो यहाँ पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये 30 years ago. इनसिग्निफिकेंट को जरूर अंडरलाइन कर लेना क्योंकि कई बार हमारा ओवरलुक हो जाता है तो हम कुछ और ही समझ जाते हैं इसको. इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? गैर जरूरी. ठीक है, समथिंग जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो. तो जूस ने बड़ी ही इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की कंजर्वेशन में अप अंटिल 30 years ago. तो पहले तो हम अपना कीवर्ड ही ढूंढ लेते हैं 30 years ago, चेक करते हैं कहाँ पे है. तो अगर हम यहाँ से स्किमिंग करनी शुरू करें इसके बाद तो ये पूरे पैराग्राफ में देखो 30 years हमें कहीं नहीं नजर आ रहा. और ये जरूरी नहीं है कि वर्ड मतलब फिगर्स में ही हो दिया हुआ, वर्ड्स में भी हो सकता है. तो इसको अच्छे से हमने स्किम करना है. तो यहाँ पे नहीं है. अगले पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में क्विकली हमें नजर आ जाएगा 30 years को, until about 30 years को. ठीक है, और यहाँ पे हमारा दूसरा कीवर्ड भी है दैट इज कंजर्वेशन. फाइन, जूस की भी बात हो रही है. चलो अभी एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? जूस मेड इनसिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंजर्वेशन अप अंटिल 30 years ago. तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसी थी.
zoos were originally created as places of entertainment and their suggested involvement in conservation. इसको सारे को ये अंडरलाइन कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा आंसर है। मतलब जूस ओरिजिनली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी कंजर्वेशन में didn't seriously arise, मतलब they were non-serious, which means insignificant contribution थी। ठीक है, नॉन सीरियस का मतलब ही वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंटली लेना किसी चीज को। जैसे मान लो कि अगर आप कोई चीज मुझसे पूछ रहे हो और मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही, दैट मीन्स मैं उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानती। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज चेक करनी है जो कि थोड़ी सी इन्होंने मतलब कि कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ, अप अंटिल 30 years ago। तो ये आपको ना अप अंटिल को समझना जरूरी है यहाँ पे। अप अंटिल का मतलब क्या होता है, आज से 30 साल से पहले। मतलब अभी अगर हम 2024 में हैं तो आज से 30 साल पहले क्या हुआ, 1994। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे अप अंटिल 30 years ago का मतलब क्या हुआ, 1994 से पहले। समझ में आया, मतलब आज से 30 साल पहले से ही कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है जू के कंजर्वेशन के बारे में। उससे पहले 30 साल से पहले कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तो अब इसको मैच करते हैं कि कैसे दिया हुआ यहाँ पे। तो वहां पे उन्होंने बोला डिडंट सीरियसली अराइज अंटिल अबाउट 30 years ago। तो उन्होंने बोला बस 30 साल पहले ही उन्होंने सीरियसली उसको लेना शुरू किया, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। अब ये देखो ना, ये अंटिल और अप अंटिल ये डिफरेंट है एक्चुअली में, इसको समझना बहुत जरूरी है। अप अंटिल 30 years ago मतलब कि आज से 30 साल से पहले क्या होता था। और यहाँ पे जो पैसेज में दिया हुआ इसका मतलब क्या है, आज से 30 साल पहले। अब ये देखो सुनने में हिंदी में एक जैसे टर्म्स लग रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंटिल अबाउट 30 years ago, तो मैं अब आपको इसको रफली लेके बता रही हूँ इसका एग्जाम्पल, कि अगर हम इसको 2024 का बेस लेके चले तो 2024 के हिसाब से वो बोल रहे हैं बस 1990, मतलब आज से 30 साल पहले 1994 के बाद ही कुछ होना शुरू हुआ। जबकि क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जूस जो थी वो 1994 से पहले बिल्कुल सीरियस नहीं थी, मतलब इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी। तो बिल्कुल मैच कर रहा है क्योंकि उन्होंने बोला बस 30 साल पहले ही कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है, और ये बोल रहा है 30 साल से पहले कुछ भी नहीं होता था, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप आई मेड इट क्लियर। तो हम इसका आंसर अब यहाँ पे टाइप कर देंगे, मैं टाइप कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, दैट इज यस। और यहाँ पे हम अपनी लोकेशंस भी मार्क कर लेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, द WZCS डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन इन ईस्टर्न यूरोप। WZCS डॉक्यूमेंट नॉट नोन मतलब किसी को नहीं पता था इसके बारे में, WZCS डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो ये हो गया ईस्टर्न यूरोप और WZCS डॉक्यूमेंट, इसको ढूंढते हैं। अब इसी पैराग्राफ में चेक करो तो हमें नीचे जाके नजर आ रहा है द वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, इसको WZCS बोला जाता है, वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, अब चेक करो क्या यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप है, ये जो हमारा सेकंड कीवर्ड था। तो जस्ट स्किम इट, आई डोंट थिंक सो, नो इस पैराग्राफ में तो नहीं है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब इस पैराग्राफ को ये देखो, इसको अंडरलाइन करो WZCS को, और इसको आराम से स्किम करो। यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप कहाँ है, ऑलराइट हियर इट इज, ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, मिल गया। इसको मैं थोड़ा ठीक से अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, WZCS डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन इन ईस्टर्न यूरोप, मतलब किसी को उसके बारे में मालूम नहीं है।
तो लास्ट सेंटेंस जहां पे ईस्टर्न यूरोप लिखा हुआ है, दे आर सेइंग ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट एक्यूरेट डेटा, बट टू पुट द इशू इनटू पर्सपेक्टिव, आई हैव फाउंड दैट, आई मतलब राइटर खुद अपनी बात करा, आई हैव फाउंड दैट इन अ ईयर ऑफ वर्किंग इन ईस्टर्न यूरोप, मतलब मैंने 1 साल ईस्टर्न यूरोप में काम किया है, जॉब किया है, आई डिस्कवर फ्रेश जूस ऑन ऑलमोस्ट अ वीकली बेसिस, तो मैंने देखा है हर हफ्ते एक नई जू वहां पे डिस्कवर होती है। सो ये तो उसने अपनी बात की है राइटर ने कि मैंने वहां पे ये देखा, बट इसने ये जो हमारा क्वेश्चन था कि WZCS डॉक्यूमेंट के बारे में ईस्टर्न यूरोप में किसी को पता है कि नहीं, वो तो उसने मेंशन ही नहीं किया, एटलीस्ट इस सेंटेंस में तो नहीं किया। तो पीछे जाके इसको थोड़ा देख लो, WZCS estimates that there are इतनी zoos, of which around 1000 represent core of quality collections capable of participating। देन फर्दर उसने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स की इस डॉक्यूमेंट की फर्स्ट फेलिंग क्या है, नहीं उसने कुछ भी नहीं बोला यहाँ तक ईस्टर्न यूरोप के बारे में। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, नॉट गिवन, दे हैव नॉट क्लियरली मेंशन कि उनको पता है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे WZCS है वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप के बारे में नहीं बताया, जहाँ ईस्टर्न यूरोप की बात हो रही है वहाँ पे WZCS की बात नहीं करी, और वैसे भी जहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की बात हो रही है वो राइटर खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसने क्या देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपनी लोकेशन मार्क करेंगे, दैट इज 18, and we will transfer our answer as not given। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th, zoos in the WZCS select list were carefully inspected। zoos WZCS की select list में जो zoo थी उनको केयरफुली उनकी इंस्पेक्शन हुई थी। ठीक है, तो अब चल के हम चेक करते हैं आगे इंस्पेक्शन की बात कहाँ पे हो रही है, तो अगले पैराग्राफ में चलते हैं। सो सिलेक्ट लिस्ट भी हमारा कीवर्ड है, ये दो कीवर्ड्स इकट्ठे लेके चलते हैं क्योंकि कई बार होता है हमसे एक मिस हो जाता है उसका सिनोनिम हो, तो फिर हम मतलब कि एक्स्ट्रा रीडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि टाइम वेस्टिंग उससे होती है। ओके, तो सिलेक्ट लिस्ट यहाँ पे है, राइट, वन वुड assume of these institute would have been carefully but ये रही सिलेक्ट लिस्ट, थर्ड लाइन। ठीक है, मिल गया, और जू की बात तो हो ही रही है, ऑब्वियसली ये पूरा पैसेज ही जू के बारे में। तो बोल रहे हैं कि ये जो सिलेक्ट लिस्ट है इसमें जो जूस हैं उनकी केयरफुली इंस्पेक्शन हुई थी, तो अब इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। The second flaw in the reasoning of WZCS document is a naive faith at places। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अगला सेंटेंस, one would assume that the caliber of these institutions, कौन सी institutions, zoos की, would have been carefully examined। तो examined word किसका मतलब क्या होता है, चेक करना, और inspection का मतलब क्या होता है, चेक करना। तो एग्जामिन मैच हो रहा है। अब एज्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को ये एज्यूम करके चलेगा, कोई इंसान मतलब उसको लगेगा। ठीक है, वन वुड एज्यूम दैट द कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड, मतलब एक इंसान को लगेगा, उसकी ये एजम्पशन होगी कि शायद इन इंस्टीट्यूशंस की बड़ी अच्छे से इंस्पेक्शन हुई हुई है, एग्जामिनेशन हुआ हुआ, मतलब उनकी चेकिंग हुई हुई है। अब बट का मतलब क्या होता है, मुझे बहुत अलर्ट होके इसको पढ़ना है, बट इट अपीयर्स that the criterion for inclusion in on this select list might merely be that the zoo is a member of a zoo federation or association। but it appears मतलब ऐसा लगता है कि जो क्राइटेरिया होगा इनको इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करने का सिलेक्ट लिस्ट पे, माइट मेयरली मतलब सिर्फ इतना ही रहा होगा कि जू जो है वो जू फेडरेशन की मेंबर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारा बोल रहा था कि जूस जो हैं उनकी बड़ी अच्छे से इंस्पेक्शन हो चुकी है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वन वुड एज्यूम मतलब एक इंसान ये सोच के चलेगा कि इसकी बड़ी केयरफुली एग्जामिनेशन हो चुका है, बट अब ये बट का मतलब ऑपोजिट, लेकिन असलियत तो ये है, ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि वो मेंबर है जू फेडरेशन का। तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या बता रहा है,
और ये देखो ऊपर उसने फ्लॉ भी बता रहा है, फ्लॉ मतलब फेलिंग, जो उसमें कमी है। फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारा? नो। अज्यूम करके लोग चलते हैं कि उसकी केयरफुली एग्जामिनेशन हो चुका है, उसका इंस्पेक्शन हो चुकी है, लेकिन क्राइटेरिया एक्चुअली में लगता है यही रहा है कि उसका मेंबर है, विच मीन्स ही इज इनडायरेक्टली सेइंग दैट किसी ने भी उसको केयरफुली एग्जामिन नहीं किया, इंस्पेक्शन नहीं की, लोग सिर्फ अज्यूम करके चलते हैं कि हो चुकी है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए इसका? नो, दे वर नॉट केयरफुली इंस्पेक्टेड, और यही उसकी फेलिंग है या इसे यही उसका फ्लॉ है। तो आंसर क्या होना चाहिए? नो। और ऊपर हम इसकी लोकेशन भी लिखेंगे हियर 19। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is on the next page. Okay. 20th question is, no one knew how the animals were being treated at Robin Hill Adventure Park. अब इसका तो बहुत ही peculiar सा कीवर्ड है, तो हम सबसे पहले ढूंढ लेंगे रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क कहाँ पे दिया हुआ। तो आगे ढूंढो, स्किम करते हैं इसको आगे। नॉट इन दिस लाइन, नॉट इन दिस लाइन, नॉट ओवर हियर, इसमें भी नहीं है, ये रहा। दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। मिल गया। और ये प्रोनाउन से शुरू होता है, दैट मीन्स इससे पहले वाली बात मुझे थोड़ी देखनी पड़ेगी, तो विल सी इट लेटर। अब क्वेश्चन क्या था? नो वन न्यू, किसी को नहीं पता था, हाउ एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड, कि एनिमल्स के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क पे। दैट मीन्स किसी की नॉलेज में ये बात नहीं थी हाउ एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड ओवर देयर। ठीक है, लेट्स रीड इट। अब ये सेंटेंस एक्चुअली में तो मैं यहीं से भी पढ़ सकती हूँ, रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क से, क्योंकि कीवर्ड तो मेरा यही है। बट मुझे पिछला सेंटेंस इसलिए पढ़ना क्योंकि ये सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि किसको बोल रहे हैं। दीज इंक्लूड मतलब ये किसी का एग्जाम्पल लग रहा है, तो चेक करो ये पिछला सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। द ग्रेटली रिस्पेक्टेड अमेरिकन एसोसिएशन, सॉरी, द ग्रेटली रिस्पेक्टेड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जियोलॉजिकल पार्क्स एंड एक्वेरियम्स, AAZPA, has had extremely dubious members। अब dubious का मतलब होता है डाउटफुल, जिसके ऊपर यकीन ना हो, भरोसा ना हो आपको। And in the UK, the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has occasionally had members that have been roundly censored in the national press। ठीक है, अब censored in the national press का मतलब क्या होता है? प्रेस को पता है, और प्रेस का मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर्स। दैट मीन्स वो तो मीडिया में मतलब इसकी खबर है, छपी है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए इसका? मतलब लगता तो यही है कि आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, दैट मीन्स इनको प्रेस में सेंसर कर दिया गया था। और मुझे कैसे पता चला? बिकॉज आगे तो सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है, दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क ऑन द आइल ऑफ वाइट। अब दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क का मतलब ये एग्जाम्पल है उन लोगों का, मतलब कि रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क में कुछ ऐसे डूबियस मेंबर्स थे, या ऐसे मेंबर्स थे जिनको के सेंसर किया गया था नेशनल प्रेस में। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, विच मैनी कंसिडर्ड द मोस्ट नोटोरियस कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द कंट्री। तो यहाँ पे एनिमल्स की भी बात आ गई। ये रहा। ठीक है, तो अब हमारे कीवर्ड सारे मिल गए। रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क भी है, ये भी पता चल गया कि प्रेस में छपा था इनके बारे में, और एनिमल्स की भी बात आ गई। ठीक है, तो कोई चीज जिसके बारे में प्रेस में छप चुका है वो तो ओपन हो गई ना पब्लिक को, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा था नो वन न्यू, नोबडी हैड एनी नॉलेज अबाउट इट। तो आंसर क्या होना चाहिए? नो, पीपल हैड नॉलेज, दैट इज द रीजन दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेस ओवर देयर, नेशनल प्रेस। और क्यों उनको सेंसर किया गया था? बिकॉज वो बहुत ड्यूबियस मेंबर्स। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? पीपल हु आर इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज, या जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो थोड़े से आपको इल टेम्परामेंट के लगते हैं, या यू आर स्केर्ड ऑफ देम, उसको बोलते हैं डूबियस हैं। मतलब यकीन नहीं आता उन लोगों पे, वो कुछ गलत भी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डूबियस।
सो आंसर इसका क्या होना चाहिए? नो, बिकॉज दे आर सेइंग नो वन न्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज क्लियरली गिवन इन द नेशनल प्रेस। तो आंसर होगा नो, एंड वी आर गोइंग टू टाइप द आंसर ओवर हियर, नो। और यहाँ पे लोकेशन मार्क करो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। All right, let's go to 21st question now. Colin Tugg was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo. ठीक है, तो Colin Tugg was not happy with the way animals were treated at London Zoo. अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि Colin Tugg के बारे में किधर मेंशन। Just skim through the remaining paragraph. तो यहाँ तो नहीं है कॉलिन टग के बारे में। अगले पैराग्राफ में चेक करते हैं, तो ये रहा इन द थर्ड लाइन, कॉलिन टग। Some people call it touch, some people call it tug. It's up to you how you want to pronounce it. You can call it touch also. ठीक है, but pronunciation doesn't matter. So let's proceed. Okay, so Colin Tug or Colin Touch was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo. He was not happy with the treatment. Okay, तो अब इसको चेक करते हैं, इसके पीछे वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत है हमें? नहीं, बिकॉज ये सीधा इसी की इंट्रोडक्शन से शुरू हो रही है। कॉलिन टच, author of Last Animals at the Zoo, Oxford University Press 1992, argues that if the world's zoos work together in cooperative breeding program, then even without further expansion, treatment की कोई बात हो रही है यहाँ पे? ये तो expansion की बात हो रही है, isn't it? अगले सेंटेंस में देखो, extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings and weaknesses zoo industry, the man who, when a member of the council of London Zoo, had to persuade। यहाँ पे कोई treatment की बात नहीं हो रही, they are just talking about expansion, they're just talking about failings and weaknesses of zoo industry, they're just talking about the council or maybe activities to conservation, so they're not mentioning anything of that sort that he was unhappy। अब ये जो ऑप्टिमिस्टिक प्रोपोजिशन है, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो इस सेंटेंस को पढ़ सकते हो कि ऑप्टिमिस्टिक मीन्स टू बी होपफुल अबाउट समथिंग, तो ये भी एडजेक्टिव है, एंड सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड भी एडजेक्टिव होता है। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो तब ना, अगर मेरा दूसरा वाला कीवर्ड दैट इज ट्रीटमेंट मेंशन हो यहाँ पे कि कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो जब वही नहीं है तो फिर व्हाई शुड आई रीड इट? ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका? नॉट गिवन। Clear? So we'll put 21 over here because this is question number 21, and we'll transfer the answer as not given. Please make sure that you are side by side transferring your answers on your answer sheet. Okay? Alright, let's move towards question number 22. The number of successful zoo conservation programs is unsatisfactory. नंबर ऑफ सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए हैं वो अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब somebody is not happy about that number, right? So let us see कि सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की बात कहाँ पे है। तो अब इसी पैराग्राफ में ये यहाँ से कॉलिन टच की बात जहां पे हो रही है, यहाँ पे चेक करो, सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की बात हो रही है यहाँ पे कि सक्सेसफुल हुए हैं। ये आर्ग्यूज की बात हो रही है, तो कोई हैप्पी या अनहैप्पी की बात नहीं है। आर्ग्यू कर रही है, सक्सेस हो गए हैं, यहाँ पे तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट कॉलिन टच। लेट्स गो टू द लास्ट पैराग्राफ। सो इस पैराग्राफ के अंदर आपको मिलेंगे जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है।
और नंबर्स भी कुछ दिए हुए, टारगेट वगैरह है ना, टारगेट ऑफ 2020 स्पीशीज। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। नंबर जो है सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स का वो अच्छा नहीं है, दैट मीन्स समबडी इज नॉट हैप्पी विद द नंबर ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। Today, approximately 16 species might be said to have been saved by captive breeding programs. तो ये figures ही कुछ आ रही हैं. Although a number of these can hardly be looked upon as resounding successes. तो ये important है. उसने बोला सिर्फ 16 स्पीशीज को सेव किया गया है और ये नंबर जो है इसको आप सक्सेस नहीं मान सकते। कैन हार्डली बी लुक्ड अपॉन एज रिसाउंडिंग सक्सेसेस, मतलब रिसाउंडिंग का मतलब बहुत बड़ी सक्सेस। यू कैन नॉट कॉल इट दिस नंबर एज अ वेरी बिग नंबर कि हमने पता नहीं बहुत अच्छा कोई सक्सेसफुल काम कर लिया। Beyond that, about a further 20 species are being seriously considered for zoo conservation programs. और 20 species को consider किया जा रहा है। Given that the international conference at London Zoo was held 30 years ago, given that का मतलब इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को कंसिडर करते हुए कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी लंदन जू में हुई थी 30 साल पहले, इट इज प्रिटी स्लो प्रोग्रेस एंड अ लॉन्ग वे ऑफ टच टारगेट ऑफ 2000। और टच ने जो टारगेट रखा हुआ था 2000 का, उससे ये प्रोग्रेस बहुत ही कम, मतलब धीरे हो रही है, स्लो प्रोग्रेस। दैट मींस द राइटर इज नॉट हैप्पी एंड ही इज नॉट हैप्पी विद द नंबर ऑफ सक्सेसफुल जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। बिल्कुल मैच कर रहा है ये। उसने काफी बार यहाँ पे बोला यू कैन नॉट कॉल देम रिसाउंडिंग सक्सेसेस। फिर उसने आपको ये भी बताया कि 30 साल पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और अभी तक हमने सिर्फ इतना ही अचीव किया है, सो इट इज वेरी स्लो प्रोग्रेस। और टारगेट के साथ आपको कंपेयर करके बताया। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? यस, इट इज अनसेटिस्फाइड। वी विल पुट द आंसर ओवर हियर, दैट इज यस। ठीक है, और आप ये आंसर को ट्रांसफर कर दोगे ऑन योर आंसर शीट, और हम यहाँ पे अपनी लोकेशन भी मार्क कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। फाइन, चलो तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस यस नो नॉट गिवन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये 3 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 23rd question is about objectives. What were the objectives of WZCS document? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, मेन उनका पर्पस क्या था इसको बनाने का। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि पहले आप पैसेज पे जाओ और पैसेज में जाके चेक कर लो कि यहाँ पे WZCS के डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात कहाँ पे हो रही है, और थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके अपने चेक करो कि कौन सा आंसर हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये होता है कि ABCD में से आप अपने कीवर्ड्स उठा लो, जैसे कि ए में लिखा हुआ है टू इम्प्रूव द कैलिबर ऑफ जूस वर्ल्ड वाइड। तो इसमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रख लो। वर्ल्ड वाइड की बात, पूरी दुनिया में, जस्ट अ सेकंड लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट इन अ मोर नीट मैनर। Objectives and then WZCS document, improve the caliber। कैलिबर का बेसिकली मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ जूस वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में कैलिबर को इंप्रूव करना। बी है टू आइडेंटिफाई जूस सुटेबल फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। तो आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? चेक करना और उनमें से सिलेक्ट करना। ठीक है, आप देखो आपके दिमाग में एकदम, अगर आप अच्छे से पेपर करो फोकस के साथ, तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि मैंने कहीं पे सिलेक्ट लिस्ट तो पढ़ा था, सिलेक्शन तो हो रही थी। ठीक है, कई बार ना तुक्का वुक्का लगाने के लिए काम आती हैं ये चीजें। मतलब अगर मान लो कि आप लास्ट वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा अगर 20 मिनट्स के लिए जब आप पेपर कर रहे हो, अगर आपका फोकस क्लियर है पेपर पे एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप कर रहे हो, तो कई बार तुक्के भी एकदम राइट जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि टाइम नहीं बचता तो तुक्के लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो
लेकिन इमीडिएटली नहीं, अभी हमने एज्यूम कर लेना कि हाँ यही है आंसर, अभी हम जाके उसको क्रॉस चेक करेंगे। तो आइडेंटिफाई जू सुटेबल फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। थर्ड है, मतलब सी है, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर जूस इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। और डी है, टू लिस्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। फाइन। इफ यू लुक एट द पैसेज, तो फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के सेकेंड पैराग्राफ में से, यहां से, और next paragraph on this page and next paragraph this one and the next one, even assuming, ये वाला जहां पे हमने कॉलन टच, ये सारा WZCS डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब्जेक्टिव से होते हैं, मतलब बहुत जगह पे स्प्रेड हुआ होगा इसका आंसर। फाइन। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आंसर कहाँ है, देन आई विल टेल यू हाउ टू क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइन। तो एक तो पहले जाके हम चेक करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे WZCS के बारे में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की कोई बात है। Although an important and welcome document does seem to be based on an unrealistic optimism, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, the WZCS estimates that there are about 1000 zoos in the world, of which around 1000 represent a core of quality collections capable of participating in coordinated conservation programs। तो जाके चेक करो ये कंजर्वेशन प्रोग्राम किसका, हाँ ये रहा कंजर्वेशन प्रैक्टिस। एंड केपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को, इसका मतलब सिलेक्शन कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि कौन सा पार्टिसिपेट करने के काबिल है, कौन सा नहीं, है ना। इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो उसको। ठीक है, तो ये बी हो सकता है आंसर। यहाँ पे उन्होंने पहली बार बात की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेंगे, दैट इज 23। फाइन। अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस में, दिस इज प्रॉब्ली द डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फेलिंग। तो हमें इस बात पे फोकस नहीं करना कि उसका फ्लॉज क्या थे, ठीक है। देखो फ्लॉज और फेलिंग्स तो हम बाद में देखते हैं ना, कि कोई चीज हो चुकी और फिर हम देखते हैं कि इसमें ये मतलब अ, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस पे ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। ये तो बात की बात है और इस पे फोकस करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझसे तो सिर्फ ये पूछा गया कि उनका मेन पर्पस क्या था, व्हाई दिस वाज रिटन और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये जो WZCS डॉक्यूमेंट है इसका बनाने का पर्पस क्या था। तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इग्नोर दैट सेंटेंस। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेकंड फ्लॉ, तो ऑब्वियसली मैंने इसको भी इग्नोर करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या देखा है, इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड, और उसके बिल्कुल नीचे क्या पढ़ा था हमने, इंक्लूजन ऑन द सिलेक्ट लिस्ट। तो दैट मींस अगेन इट इज गिविंग मी अ क्लू कि सिलेक्ट हो रहा था कुछ, मतलब जूस की सिलेक्शन हो रही थी। तो ये भी किस तरफ इशारा कर रहा है, बी की तरफ ही, कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है कंजर्वेशन के लिए हमको। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई कैलिबर जूस को इम्प्रूव करने की बात हो रही है यहाँ पे पैराग्राफ्स में, ना ही कोई फंड्स की अभी तक कोई बात हुई है, ना ही कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर। क्लियर। तो इसको देख के भी आंसर बी ही लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम 23 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, और उसकी फर्स्ट सेंटेंस को जब आप देखोगे, even assuming that WZCS 1000 core zoos are all of high standard, complete with scientific staff and research facilities, trained and dedicated keepers, accommodation that permits normal or natural behavior, and a policy of cooperating fully with one another, what might be the potential for conservation? ये आ गया ना, potential for conservation। तो potential for conservation का मतलब आप potential check कर रहे हो कि कौन से कंजर्व किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं। ये देखो कितना यहाँ पे ये आंसर बिखरा हुआ है, मतलब बहुत वाइड एरिया को आपको सर्च करना पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जल्दी से आपको मेन मेन चीजों को देख के इसको मार्क कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली आना तो इसमें भी एक ही मार्क है ना। तो हम ज्यादा टाइम तो तब लगाएं अगर इमीडिएटली मुझे 5 या 7
या 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए बी। क्लियर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने इसलिए नहीं देखा बिकॉज दैट वाज ऑल अबाउट ये वाला जो था एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में या सेविंग द स्पीशीज के बारे में बात हो रही है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो ये तो बार बार मैंने देखा पूरे पैसेज में, आइडेंटिफाई जूस। फंड्स का कोई नाम ही नहीं आया कहीं पे भी, जितना रीडिंग हमने की है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है तो काफी जगह पे थोड़े हाईलाइटेड तो होने चाहिए ना। तो अगर फंड्स की बात हुई होती तो वो काफी बार या कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे बता के उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी नहीं है दिया हुआ। और अगर कई बार स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि ये देखो मैम, ये यहाँ पे द सिचुएशन इज इवन वर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज दे रखा है और यहाँ पे मनी की भी बात हो रही है। तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग कि WZCS डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, और ये सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये होता पर्पस तो ये स्टार्टिंग में दिया होना चाहिए था पैराग्राफ के, और इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आप सेफ साइड के लिए सेंटेंस को पढ़ लो, तो सिचुएशन इज इवन वर्स इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो ऊपर यूरोप वगैरह का बताया उन्होंने, यूके का, वो बोल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में तो और ज्यादा बुरा हाल है क्योंकि वहां पे उनके पास मनी नहीं, which is not a very it doesn't seem to be very important part of this paragraph. They're just making a simple comparison. और टू लिस्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज, यस एंडेंजर्ड स्पीशीज की थोड़ी बहुत उन्होंने बताया है, लिस्टिंग तो नहीं की लेकिन उन्होंने यहाँ बताया है लास्ट पैराग्राफ में जाके। एंड यहाँ पे कोई WZCS की बात नहीं हो रही है। और जो ए है टू इम्प्रूव द कैलिबर ऑफ जूस वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे ज्यादा तो यूके की ही बातें चल रही हैं और कैलिबर को इम्प्रूव करने की कोई बात नहीं है। एक ही जगह पे आई थी, वन वुड एज्यूम दैट द कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग द कैलिबर। ठीक है ना। तो वी आर वेरी श्योर आंसर वुड बी बी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मोस्टली या तो स्टार्टिंग में आते होते हैं या एंड में। ये थोड़ा डिफरेंट है कि बीच में आया वो। फाइन। तो अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा क्विकली करने का तरीका इस क्वेश्चन को क्या होता है। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WZCS डॉक्यूमेंट, तो आपने क्या करना है कि जितना आपने पढ़ा है अभी, देखो जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे यस नो नॉट गिवन, तो आपने ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसेज को आपने देखा है। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, ये देखो 16 से, और 22 का आंसर यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में। So on the basis of whatever you have seen, pretty much you have seen everything of the passage. तो अब आपको पता होना चाहिए कि फंड्स की तो कहीं पे नहीं है बात, स्पीशीज का नाम लेके उसने एंड में बात की, तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर की भी है तो वहां पे WZCS की बात नहीं हो रही। तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं है आंसर। अब बचते हैं ए और बी। तो जाके चेक करो कि जो कैलिबर है उसकी बात एक ही जगह पे हुई है और वो भी बताया है कि लोगों को ये एजम्पशन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर व्हाट एम आई लेफ्ट विद बी, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें थोड़ा सा ना वी फील अ लिटिल वी फील अ लिटिल इरिटेटेड कि पता नहीं मुझे पैसेज में इसको कहाँ पे जाके ढूंढना है। सो डोंट गेट जिटरी ओवर देयर, जस्ट स्टे काम एंड उसमें एलिमिनेट करना शुरू कर दो ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर यू हैव रेड इन द पैसेज। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आंसर्स राइट जाते हैं, बजाय इसके कि आप फालतू में एक्स्ट्रा रीड करी जा रहे हो। एक तो टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मार्क्स उसके मिलने ही एक है। सो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो। ठीक है। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज द राइटर रेफर टू रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क? व्हाई को सर्कल करो। वाई का मतलब वो मुझसे रीजन पूछना चाहता है कि क्यों रेफर किया। रेफर का मतलब इसका जिक्र क्यों किया है इसमें पैसेज में राइटर ने। तो अब चेक करो कि हमारा रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था, 20। तो चेक करो 20 की लोकेशन कौन सी थी, ये रही। देखो अब लोकेशन मार्क करने का ये तो सबसे बड़ा फायदा होता है।
बजाय इसके कि दोबारा आप सारा उसको देखना शुरू कर रहे हो कि रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क कहाँ है, और उसमें अच्छे खासे आपके 10-15 सेकंड चले जाते हैं। फाइन, लोकेशन मिल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों रेफर किया उसने। अब हमारे कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, आइल ऑफ वाइट लोकल काउंसिल, 1981 जू लाइसेंसिंग एक्ट, weakness in the WZCS document, exemplify the standard of AAZPA। ठीक है, एंड ये याद रखना कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है राइटर का, why is he giving me an example of this, so let us go there। अब क्योंकि ये रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क वाला जो सेंटेंस है ये प्रोनाउन से शुरू होता है, तो मुझे क्या करना है, पीछे वाले सेंटेंस से इसको चेक करना शुरू करना। The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums, AAZPA, has had extremely dubious members. And in the UK, the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has occasionally had members that have been roundly censored in the national press. These include Robin Hill Adventure Park on the Isle of Wight, ये हमारा दूसरा कीवर्ड है, Isle of Wight। ठीक है, तो अब जितना मैंने पढ़ा है इसको आगे पूरा पढ़ लो सेंटेंस को, which many considered the most notorious collection of animals in the zoo। अब मेरे दो कीवर्ड्स आ गए हैं इसमें, एक तो है आइल ऑफ वाइट और एक है AAZPA। तो अब मैं पहले दोनों को जाके चेक करती हूँ, पहले आप चेक कर सकते हो आइल ऑफ वाइट को। तो जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क ऑन द आइल ऑफ वाइट, ऑन मतलब लोकेशन उसकी कहाँ है। तो ये तो बोल रहा है कि उसका पर्पस था टू सपोर्ट द आइल ऑफ वाइट लोकल काउंसिल। तो लेट अस चेक लोकल काउंसिल कहाँ पे दिया हुआ है इसका, ये आगे दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। दिस एस्टेब्लिशमेंट विच फॉर इयर्स वाज प्रोटेक्टेड बाय द आइल्स लोकल काउंसिल। तो इसका मतलब है वो बोल रहा है रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क जो है वो आइल ऑफ वाइट एक जगह वहां पे सिचुएटेड है, और काफी इयर्स तक ये जो आइल ऑफ वाइट है उसकी लोकल काउंसिल इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। राइट, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आइल ऑफ वाइट की लोकल काउंसिल को, दे आर जस्ट टेलिंग यू कि ये जो पार्क है ये आइल ऑफ वाइट पे लोकेटेड है, और बहुत सालों तक इसकी लोकल काउंसिल इसको प्रोटेक्शन दे रही थी। तो दिस कैन नॉट बी माई आंसर, सो आई जस्ट कट इट ऑफ, ये नहीं हो सकता। दूसरा जो है मेरा कीवर्ड वो है AAZPA, तो उसको पढ़ लो। So writer is mentioning Robin Hill Adventure Park because he wants to exemplify the standards in AAZPA zoos। तो चेक कर लेते हैं इसको। The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums, हाँ तो ये बता रहा है कि उसमें dubious members है, और इसी को उसने बोला है कि these include Robin Hill Adventure Park। इसमें रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क भी इंक्लूडेड है, तो ये हो सकता है, इज ही गिविंग मी एग्जांपल थ्रू दैट, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आंसर हो। फाइन, तो इसमें हम बाद में आते हैं। अब आगे चल के चेक करते हैं कि दो जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो कहाँ है, एक तो है 1981 जू लाइसेंसिंग एक्ट, और एक है वीकनेस इन WZCS डॉक्यूमेंट। तो पहले हम ये लाइसेंसिंग एक्ट को देख लेते हैं, तो ये पड़ा है नीचे नेक्स्ट सेंटेंस में। तो लेट अस रीड फर्दर। Was protected by Isles Local Council, which viewed it as a tourist amenity, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of Zoo Licensing Act 1981। तो वो बोल रहे हैं कि जो इस सालों तक आइल ऑफ वाइट का लोकल काउंसिल इसको प्रोटेक्शन दे रहा था, लेकिन फाइनली इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक डैमनिंग रिपोर्ट पेश की थी इस वेटनरी डॉक्टर ने, जिसको कि अपॉइंट किया गया था अंडर दिस एक्ट, इस कानून के अंतर्गत इसको अपॉइंट किया गया था वेटनरी इंस्पेक्टर को, और उसने एक बुरी रिपोर्ट दी थी इसके बारे में, पार्क के बारे में, जिसकी बाद इसको बंद कर दिया गया। तो हमारे ये जो ऑप्शन है ये तो बोलिए क्रिटिसाइज करने के लिए, एक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए थोड़ी ना बताया उन्होंने, तो दे आर जस्ट मेंशनिंग के इस एक्ट के अंदर एक वेटनरी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया था, उसने एक गलत रिपोर्ट दी इसके बारे में, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया।
सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि बी भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। अब आते हैं हम इस पे, सी पे। टू इलस्ट्रेट अ वीकनेस इन WZCS डॉक्यूमेंट, ही इज गिविंग मी द एग्जांपल ऑफ रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क, क्योंकि वो मुझे WZCS डॉक्यूमेंट की कोई वीकनेस बताना चाहता है। तो अब WZCS कहाँ है इस पूरे पैराग्राफ में, चेक करो एकदम एंड में जाके, isn't it? और एकदम स्टार्टिंग में, तो एंड में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। द सेकंड फ्लॉ, फ्लॉ मींस वीकनेस in the reasoning of WZCS document is the naive faith it places in its 1004 zoos। naive faith का मतलब होता है बहुत ज्यादा आंख मूंद के भरोसा करना। One would assume that the caliber of these institutions would have been carefully examined, but it appears that the criterion for inclusion of this select list might merely be that the zoo is a member of a zoo federation or association। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, दैट उनको लगता है कि इंस्पेक्शन हुई है पर होती नहीं। This might be a good starting point, working on the premise that members must meet certain standards. But again, the facts don't support the theory। तो उन्हें लेकिन facts इसको support नहीं करते। The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums has had extremely dubious members। अब इसकी explanation में वो AAZPA की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये जो पूरा बताया कि इसकी एक फेलिंग है, फ्लॉ है इसमें WZCS डॉक्यूमेंट में, तो उन्होंने बोला कि फैक्ट सपोर्ट नहीं करते थ्योरी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि क्यों नहीं सपोर्ट करते, उन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि इतनी रिस्पेक्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स एंड एक्वेरियम्स की, लेकिन वहां पे क्या है, उनके वहां पे ड्यूबियस मेंबर्स हैं उसके, एंड यूके फेडरेशन ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड हैज ओकेजनली हैड मेंबर्स। अब ये देखो यहाँ पे दो की बात हो रही है, यहाँ पे AAZPA की भी बात हो रही है सेंटेंस में, एंड ये जो है जूलॉजिकल गार्डन यूके का जो इन द यूके द फेडरेशन ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये तो दो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है ना। तो अब मुझे क्या पता कि ये जो दीज इंक्लूड किसके बारे में, इज इट अबाउट AAZPA और इज इट अबाउट द फेडरेशन ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका मतलब देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। एंड वैसे भी ये जो दोनों हैं, फेडरेशन ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और AAZPA, ये एक्चुअली में फर्दर एक्सप्लेनेशन है पीछे वाली सेंटेंस की, जिसका के क्या बता रहे हैं वहां पे, अगेन द फैक्ट्स डोंट सपोर्ट द थ्योरी। और ये किसके बारे में बोला जा रहा है, फैक्ट्स डोंट सपोर्ट द थ्योरी, इसके बारे में WZCS डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इसमें फ्लॉ है। तो बेसिकली फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सी, क्योंकि वो मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस पैराग्राफ में कि WZCS डॉक्यूमेंट के में एक फ्लॉ है, उसकी फेलिंग है, उसका एग्जाम्पल, इलास्ट्रेट का मतलब होता है दे आर गिविंग मी एग्जाम्पल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको बताने के लिए उन्होंने रेफरेंस की दी इसकी रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क। और जो डी है स्टैंडर्ड्स ऑफ AAZPA, ये इसलिए भी नहीं आंसर हो सकता बिकॉज दे आर नॉट गिविंग कि वहां पे स्टैंडर्ड्स कैसे थे। मतलब ये जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स एंड एक्वेरियम्स है, वहां पे किस तरीके के लोग काम करते थे, किस तरीके की फैसिलिटीज थी वहां पे फॉर एनिमल्स एंड अदरवाइज आल्सो व्हाटएवर। तो ये नहीं बताया, बेसिक पर्पस उनका इसके मेंशन करने का क्या था, WZCS डॉक्यूमेंट की कमी बताना। फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सी। दिस कैन नॉट बी माई आंसर, डी कैन नॉट बी माई आंसर, सी इज माई। ठीक है, सो ये काफी लाइक लेंदी से क्वेश्चन से दो। लेट्स गो टू 25th क्वेश्चन नाउ। What word best describes the writer's response to Colin Tutt's prediction on captive breeding programs? तो अब हमें ये देखना है कि ये चीज कहाँ पे दी हुई है। तो कॉलिन टच था यहाँ पे एक्चुअली में, तो हाँ लास्ट में कॉलिन टच की कोई बात है, तो इस पे हम बाद में आएंगे लास्ट में, पहले इधर ही देखते हैं। यहाँ से शुरू होती है बात, ठीक है। अब इसको भी देखो कैसे ढूंढ सकते हैं हम।
कि यहाँ पे कॉलिन टच है, मेरा क्वेश्चन था कॉलिन टच को लेके 21st, तो मैं जाके चेक करूंगी कि मेरी लोकेशन है ये 21st, दैट मीन्स मेरा आंसर भी यहीं पे कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा वो वर्ड है इन चारों में से जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है राइटर का रिस्पॉन्स ऑन कॉलिन टच प्रोडिक्शन। तो दैट मीन्स राइटर के रिस्पॉन्स पे हमें फोकस करना है, कॉलिन टच पे नहीं। तो पहले मुझे चेक करना है कॉलिन टच ने प्रोडिक्शन कहाँ पे की है, फिर मुझे देखना है कि राइटर ने क्या बताया उसके बारे में। तो अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। कॉलिन टच, ऑथर ऑफ लास्ट एनिमल्स एंड जो भी है, ये आर्ग्यूज दैट इफ, अब यहाँ पे इफ आ गया। इफ का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके की प्रोडिक्शन करना, अगर ऐसा हो जाए तो, है ना। So if the world zoos work together in cooperative breeding programs, then even without further expansion, they could save around 2000 species of endangered land vertebrates. ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कॉलिन टच ने बोला है, और इफ और कुड ये सब बता रहा है मुझे कि ये प्रोडिक्शन कर रहा है। ठीक है, अब मेरा काम है ये देखना क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा वर्ड राइटर के रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगले ही सेंटेंस में वो बोल रहे हैं दिस सीम्स एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक प्रोपोजिशन। दिस सीम्स एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक प्रोपोजिशन फ्रॉम अ मैन who must be aware of the failings and weaknesses of the zoo industry. The man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such proposition? तो उसने बोला facts कहाँ हैं? सॉरी, proposition नहीं, optimism। तो उसने बोला ये जो ऑप्टिमिज्म वो दिखा रहा है कॉलिन टच, उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स कहाँ हैं। एंड ये जो सेंटेंस है ना, दिस सीम्स एन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ज्यादा ही आशावादी हो रहा है एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि कितने वीकनेसेस हैं, जिसको पता है कि कितने फ्लॉज हैं, तो ही इज बीइंग टू होपफुल अबाउट इट। ठीक है, फिर उसने बोला द मैन हु व्हेन, एक ऐसा इंसान जो कि जब मेंबर था ऑफ काउंसिल ऑफ लंदन जू, उसको परसुएड करना पड़ा जू को कि वो अपनी एक्टिविटीज को किस तरफ फोकस करें, कंजर्वेशन की तरफ। ठीक है, तो अब हम चल के देखते हैं कि कौन सा वर्ड मैच करता है। डिसबिलीविंग, यस, वो थोड़ा सा डाउट सा शो कर रहा है, कि यकीन नहीं होता इस बात पे। इम्पार्शियल, तो कोई पार्शियलिटी तो नहीं दिखा रहा, वो तो एकदम उसको, लाइक यू नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्शियल? इम्पार्शियल मतलब न्यूट्रल वे में। तो ना तो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी की बात हो रही है, ना ही इम्पार्शियलिटी की। ही इज जस्ट सेइंग कि ही इज बीइंग टू होपफुल, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। प्रेजुडिस मींस टू शो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और टू हैव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्सेप्टिंग, नो, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग हिम एट ऑल, इनफैक्ट वो तो क्वेश्चन रेज कर रहा है दैट दिस मैन इज टू होपफुल अबाउट इट। एंड टू होपफुल का मतलब होता है कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आप, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, एंड डिसबिलीविंग का भी मतलब क्या होता है, इट डजंट सीम टू बी पॉसिबल। एंड कौन से वर्ड्स बता रहे हैं, एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक प्रोपोजिशन, he is already aware of the weaknesses, still he is saying that, एंड देन उसने फिर एंड में बोला है कि जो ऑप्टिमिज्म वो दिखा रहा है उसके लिए फैक्ट्स कहाँ हैं, दैट मींस ही इज नॉट रेडी टू बिलीव हिम। ठीक है ना, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ए। ठीक है, और हम यहाँ पे लोकेशन भी मार्क कर लेंगे, हम पीछे वाले क्वेश्चन की लोकेशन मार्क करना हम भूल गए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24, और इधर हम मार्क कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस पे 26 to 28। The writer mentions a number of factors which lead him to doubt the value of WZCS document. फैक्टर्स मतलब एक तरीके से रीजंस जिसकी वजह से उसका डाउट बन रहा है कि वैल्यूएबल है या नहीं है WZCS डॉक्यूमेंट। Which three of the following factors are mentioned? तो वो बोल रहे हैं इस लिस्ट में से कौन से तीन फैक्टर्स हैं जो कि पैसेज में उसने बताए हैं जिनकी वजह से वो डाउट कर रहा है WZCS डॉक्यूमेंट पे।
ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हैं ये फैक्टर्स। अच्छा, अभी इनको करने का क्या तरीका होता है, अगर आप बहुत ही कामली इनको ऑब्जर्व करोगे सबको, तो ए है द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूस इन द वर्ल्ड। ये पॉसिबल है आंसर, बिकॉज रजिस्ट्रेशन की, अनरजिस्ट्रेशन या नंबर की बात हो रही थी पैसेज में। द लैक ऑफ मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये तो मैंने पहले ही बोला था, एक ही सेंटेंस में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो मैं पीछे वाले क्वेश्चन चेक करूंगी कि फंड्स की बात कहाँ पे हो रही थी, ये रहा फंड सी। अब मैं चेक करूंगी कि 23rd की लोकेशन कहाँ थी, तो 23rd की लोकेशन ये रही, ये थी, ऊपर था। ठीक है, तो यहीं पे कहीं पड़ा था, इधर, डेवलपिंग कंट्रीज और लिटिल मनी। तो ये तो सिर्फ ये बोल रहा था कि सिचुएशन बहुत वर्स है वहां पे। इसको सबसे पहले हम वी जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द, ओके, तो इस पे क्रॉस लगा दिया कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। The actions of the Isle of Wight local council, this was just an example. He is not doubting anything. That was just an example. और उन्होंने WZCS डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाउट किया, ना ही एक्शंस कोई बता रहे हैं। दे आर जस्ट सेइंग कि आइल ऑफ वाइट एक मतलब जगह थी जहां पे रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क लोकेटेड है, और उसकी जो लोकल काउंसिल थी उसको प्रोटेक्शन दे रही थी, बाद में वो बंद हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। The failure of WZCS to examine the standards of zoos, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि फेलिंग्स की बार बार बात हो रही है, स्टैंडर्ड्स की भी बात हो रही है, कोर जूस भी लिखा हुआ, तो हो सकता है ये आंसर। द अनरियलिस्टिक एम ऑफ WZCS in view of the number of species saved to date, तो ये भी हो सकता है क्योंकि सेविंग स्पीशीज की भी बात हो रही थी, नंबर वगैरह की भी बात हो रही थी कि कितने सेव हुए। The policies of WZCS zoo managers, तो I don't think कि पूरे पैसेज में हमने कहीं पे भी मैनेजर्स के बारे में पढ़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, इंटरेस्टिंगली हमारे पास तीन फैक्टर्स अपने आप ही बच के आ गए, दैट इज ए, डी और सी। तो मेरे आंसर्स क्या होंगे, ए, डी और सी, सॉरी ई। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे अगर आप बहुत अटेंटिवली ये पीछे वाले अपने अच्छे से लोकेशंस मार्क की हैं और अच्छे से चेक किया है कि कहाँ पे क्या बात हो रही है। अब मैं आपको इनकी लोकेशन भी बता देती हूँ। The number of unregistered zoos in the world, तो ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे। The WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collections capable of participating in coordinated conservation programs. This is probably the document's first failing, as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as zoological establishments. इसका मतलब क्या है, they are just wearing mask of zoos, है नहीं है वो, मतलब झूठ होना। masquerading का मतलब होता है मास्क पहन के रहना। ठीक है, तो इसको हम लगा लेते हैं 26A। ठीक है, that means वो सिर्फ they are just masquerading as zoological establishments, actually they are not। and even numbers की भी यहाँ पे कुछ बात हो रही है ना। और हमारा जो ऑप्शन था वो भी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूस। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, और आगे लिखा ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट एक्यूरेट डेटा। यस, तो ये बात तो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज द फेलियर ऑफ WZCS टू एग्जामिन द स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड। ये तो फेलियर की तो बार बार बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ बोला है केयरफुली एग्जामिन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर जूस। तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं वन वुड assume that the caliber of these institutions would have been carefully examined, but it appears that the criterion for inclusion of the select list might merely be that the zoo is just a member of federation or association। that means, और आगे भी लिखा हुआ है, this might be a good starting point working on the premise that members must meet certain standards, but again the facts don't support the theory। ठीक है, तो ये हो गया 27।
oblique. So this was D. Okay. All right. Now, what about the last one? The unrealistic aim of WZCS in view of the number of species saved to date. तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इस पैराग्राफ में. अनरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? रियलिटी को ना देखना, है ना, काइंड ऑफ. तो अभी हमने कॉलिन टच को लेके क्या पढ़ा था यहाँ पे? ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक है. Isn't it? This seems an extremely, और ये देखो ये राइटर खुद अपनी बात, इसने अपनी ओपिनियन जस्ट. ओके, सी दिस क्वेश्चन 25th. वहां पे लिखा होता है ना, राइटर का रिस्पॉन्स टू कॉलिन टच प्रेडिक्शन एंड ही वाज डिसबिलीविंग. तो चेक करो 25 कहाँ है. ये रहा. और जो हमारा ये क्वेश्चन है ये भी इसी के बारे में कि राइटर मेंशन कर रहा है अपना डाउट. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था दैट ही वाज सेइंग कि कॉलिन टच इज बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, व्हिच मींस ही इज बीइंग अनरियल. ठीक है. एंड ऐसा हो नहीं सकता. और यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है, द मैन हु व्हेन अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ लंदन जू had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. और इसी की explanation next paragraph में दी हुई है ये वाली, कि 16 species जो हैं वो सेव किए गए हैं एंड टारगेट 2000 का है, ये बहुत स्लो प्रोग्रेस है. तो ये सारी एक्सप्लेनेशन में आपको मतलब कि डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाई फैक्ट्स आर नॉट मैचिंग. तो ये क्लियर है कि आंसर ई होगा इसका. इसमें हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 28 ई. ठीक है. ओके, अब इसमें जो एक था ना आपका आंसर ये वाला, द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूस इन द वर्ल्ड, तो जो मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई है ऊपर, वो मे बी आपको लगे कि अनरजिस्टर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे लिखा हुआ है. इजंट इट? एक एक यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं. So they are saying, although an important and welcome document does seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of the zoo industry. तो अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन अब आपको बहुत लॉजिकली नहीं इसमें सोचना होता कि ये मुझे दिखना चाहिए कि कहाँ है. ऐसी चीजें आपको चेक करनी होती है ये वाले क्वेश्चंस में, ये यस नो नॉट गिवन वगैरह में, जहाँ पे आपको एक एक चीज पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए कि वहां पे मेंशन्ड है. These questions are simpler as compared to yes no not given because आपको तीन, उसने बोला तीन फैक्टर्स तो उसने बात की है. अब ये बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता. ये मुझे मिल गया है, फेलियर की फीलिंग्स की बात हो रही है. अनरियलिस्टिक एम भी हो गया कि मतलब पता है कि कहाँ पे बात हो रही है. अब बचता मेरे पास ए. अब उसने 95% तो इसके बारे में यहाँ बात की है ना, कि वो मैस्कुरेट करके घूम रही है एंड दैट मीन्स अंडर एस्टिमेट है टोटल नंबर उनका. नंबर की भी बात हो रही है, दे आर मैस्कुरेडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. फिर 95% मैच हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू यूज इट एज एन आंसर बिकॉज कंफ्यूजन तो मुझे तब हो अगर कोई और आंसर पॉसिबल हो. ठीक है. तो हमने पहले स्टार्ट ही इसको कैसे किया, एलिमिनेट करके. तो ये बेस्ट वे होता है कि पहले जो नहीं हो सकता आंसर उसको एलिमिनेट कर लो, और फिर जो बचती हैं ऑप्शंस उनके बेसिस पे आंसर को कंफर्म करो कि क्या हो सकता है. अदरवाइज तो विल बी कंफ्यूज्ड एंड विल बी वेस्टिंग आवर टाइम. फाइन. सो with this we are done with this passage. Fine. I hope this discussion will be useful for you.